हेलो वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर होने वाला है। तो ये सीरीज नंबर 5 है। इसे भी पहले 4 वीडियोस आ चुके हैं साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और एक वीडियो में आप लोगों को पूरे केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर है, 5 चैप्टर है, पूरे केमिस्ट्री का वीडियो मतलब पूरे केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन आप लोगों को एक ही वीडियो में अवेलेबल करवाया गया है, तो वो वीडियो देखना ना भूले। तो चलिए, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के पहला जो चैप्टर है आप लोगों का, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर के ऊपर भी थोड़ी बहुत बात हो चुकी थी पहले भी, लेकिन मैंने सोचा अगर फिजिक्स के ऊपर बना ही रही हूँ तो साथ में ये चैप्टर को भी कवर कर ही लेती हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो अध्याय 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वास्तुनिष्ठ प्रश्न के ऊपर होने वाला है। तो जल्दी जल्दी देखते हैं और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को कितने सारे क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं पता है आप लोग नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा दर्पण बिंब का सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसका सीधा प्रतिबिंब बना सकता है तो उत्तल दर्पण। ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजी है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर में आप लोगों ने अपवर्तन ये सब के ऊपर पढ़ा होगा। मतलब प्रकाश के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के 2 नियम हैं। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, तो उसमें भी हमने थोड़ा बहुत समझा था कि प्रकाश के कितने नियम हैं। मॉडल पेपर में सॉल्व किया था ना, कि मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया था कि प्रकाश के कितने नियम हैं, तो ये सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो दर्पण और लेंस संभवतः क्या होगा, दोनों अवतल हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो लेंस होता है वो हमेशा अवतल होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। किसी भीम की यहाँ पे बीम होगा है ना, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो बीम को कहाँ रखा जाना चाहिए, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, तो फोकस दूरी की 2 गुनी पर। ठीक है, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर बीम को रखा जाना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो मैंने अभी बताया प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। तो इस चैप्टर को मैंने पहले ही कवर कर दिया था, इसलिए मैं डिटेल से नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर हम इसी वीडियो में बात करेंगे उसमें हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे। तो बस ये क्वेश्चन को आप लोग एक क्विज की तरह ले सकते हैं। वाहनों में पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है काफ़ी बार और इस बार के मॉडल पेपर में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो वाहनों के पृष्ठ यानी साइड जो मिरर होता है 2, उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, दर्पण की फोकस दूरी किसके आधे के बराबर होती है। दर्पण की फोकस दूरी किसके आधे के बराबर होती है, तो वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, आर से। आर के मतलब फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या यानी आर के आधे के बराबर होती है। ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी किसके आधे के बराबर होती है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन समझना होगा। आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोगों को पता होगा ना कि मैग्नीफाइंग ग्लास लैब वगैरह में होता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का हम लोग प्रयोग कब करते हैं, जब छोटे छोटे अक्षरों को हमें समझ में नहीं आता है या फिर छोटे छोटे जीव जंतुओं को देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग किया जाता है। और मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस होता है, तो आवर्धक लेंस होता है। आवर्धक लेंस क्या करता है, छोटी छोटी चीज़ों को हमें बड़े आकार में दिखाने में सहायक होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो मैंने अभी क्या कहा, मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि फोकस दूरी r/2 होती है। अगर मान लो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है
वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो 20/2 हो जाएगा, 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या यानी फोकस दूरी को निकालने के लिए हमें सब वक्रता त्रिज्या को 2 से भागा दे दो तो वक्रता मतलब फोकस दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी किरण की दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी? तो कौन सी किरण की दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी? तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर दिख रहा है कि परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। चलो क्वेश्चन नंबर 10, फोकस की दूरी को कौन से अक्षर से सूचित किया जाता है? तो मैंने अभी अभी समझा आप लोगों को, फोकस की दूरी को कौन से अक्षर से सूचित किया जाता है? तो F से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बताना कि कितना आंसर आप लोगों को पहले से पता था, क्योंकि इस चैप्टर का ऊपर हमने कई बार डिटेल्स के साथ बात किया हुआ है। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन का सूत्र क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। चलो क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रिज्म से। ठीक है, प्रिज्म से। चलो क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कहाँ न्यूनतम होता है? कांच में। कांच में प्रकाश का वेग जो होता है वो न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अवतल। अवतल जो दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब का बड़ा बिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? मैंने क्या कहा, फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या 50 है तो उसकी आधी हो जाएगी फोकस दूरी। तो 50 का आधा क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। चलो अब बात करते हैं अध्याय नंबर 11 की। अच्छा, अध्याय नंबर 12 में आप लोगों का विद्युत है, भौतिक विज्ञान फिजिक्स। चैप्टर नंबर 12 में आप लोगों का विद्युत है, विद्युत धारा। तो उसका जो हमने कर लिया था उसका डिस्कशन हमने पहले ही कर लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो चेक कर लेना। आप लोग याद से चेक कर लेना, क्योंकि वो जो चैप्टर है बहुतों को थोड़ा सा हार्ड लगता है, फिजिक्स का चैप्टर है, लेकिन मैंने अच्छे से समझाया है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस के ऊपर हमने बात किया हुआ है। तो अब बात करते हैं अध्याय नंबर 11 की। तो चलो इसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, तो फिर जरा दूर दृष्टिता, मोतियाबिंद, फिर कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, कौन सा दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, कितनी दूरी होनी चाहिए, कितना फोकस होना चाहिए, ये सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यानी बेसिक तौर पर आम तौर पर हम कह सकते हैं कि मानव नेत्र देखिए, मानव नेत्र का कभी कभार एग्जाम में आप लोगों को चित्र बनाने के लिए और उसकी पूरी संरचना, मानव नेत्र का पूरा संरचना आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि कहाँ क्या होता है, पुतली कहाँ होता है, कॉर्निया कहाँ होता है और लेंस कहाँ लगा हुआ होता है, पक्षमाभी पेशी क्या होता है। तो ये सब के ऊपर आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछ लिया जा सकता है एज अ ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पता है बिहार बोर्ड में तो 50 होता है और जैक बोर्ड में भी इस बार 10 से 20 कर दिया गया है इसमें साइंस में, है ना। तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि मानव नेत्र की संरचना कैसी है और मानव नेत्र में क्या क्या दोष हो सकता है, कैसा संशोधन किया जा सकता है ना, ये सब के बारे में ऊपर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चलो अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे निकट दृष्टि दोष पूछा गया है तो दृक दृष्टि दोष भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, तो अवतल लेंस से। और अगर पूछ लिया जाए कि
दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार से होता है, मतलब किस लेंस से होता है, तो आप लोगों को लिखना है उत्तल। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, निकट दृष्टि दोष में अवतल और दूर दृष्टि दोष में उत्तल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। जो मानव नेत्र में लेंस होता है वो किस प्रकार का होता है, उत्तल। ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करती है, यानी उसकी पहली संरचना में कौन सा भाग होता है, पुतली। ठीक है, पुतली से जो है वो मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो मान लीजिए, अगर आप लोग मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि अगर आप कभी चांद पे खड़े हैं और आप पृथ्वी को देखते हैं, ठीक है, चांद से अगर आप लोग पृथ्वी को देखते हैं तो वो कैसा प्रतीत होगा, काला प्रतीत होगा। ठीक है, काला प्रतीत होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है कि मानव नेत्र में जिस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। ठीक है, इसे आप लोगों को याद रखना है बिल्कुल अच्छे से, क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 6, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी में प्रॉब्लम आ जाने पर, कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, क्वेश्चन को और एक बार मैं समझाती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि नेत्र लेंस यानी जो हमारा मानव नेत्र जो प्राकृतिक लेंस है उसमें अगर फोकस दूरी कम हो जाए, फोकस दूरी यानी फोकस जो है वो कम हो जाए तो हमें कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा, हमें निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, तो किस रंग का, लाल का। ठीक है, लाल का, आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में भी आ चुका था कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर पर हमारे आँखों के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु अगर रख दिया जाए तो हम उस वस्तु को अच्छे से नहीं देख पाएंगे, वो धुंधला दिखाई देगा। लेकिन अगर वहीं पे 25 सेंटीमीटर पर उसी वस्तु को रखा जाए तो हम अच्छे से सुस्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनाए द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो किस दृष्टि दोष को, तो आप लोगों को पता होगा और कुछ दिन पहले भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि जरा दूरदृष्टिता दोष क्या है, जब बुढ़ापे में लोगों में वीकनेस आ जाता है, पक्षमाभी पेशी और फोकस को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है उसकी आंखें, तो उसमें क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है और दूर दृष्टि दोष भी हो जाता है। यानी बुढ़ापे में लोगों को निकट की वस्तुओं के साथ साथ दूर की वस्तुओं को भी देखने में दिक्कत हो जाती है। तो निकट के लिए तो हम लोग निकट और दूर दृष्टि के लिए हम लोगों को दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग करना पड़ेगा, उत्तल का भी प्रयोग करना पड़ेगा, अवतल का भी करना पड़ेगा, है ना। तो द्विफोकसीय लेंस तो ऊपर में होता है उत्तल, नीचे में होता है अवतल। तो ऐसे लेंस को द्विफोकसीय लेंस कहा जाता है और ये कब होता है, जरा दूरदृष्टिता दोष होने पर। ठीक है, चलो अच्छा, मैं वो वीडियो का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसमें नोट्स भी है, जरा दूरदृष्टिता, मोतियाबिंद क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, क्यों होता है, कैसे संशोधित किया जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में भी नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करवाए गए हैं उस वीडियो में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, आकाश का रंग नीला होने के कारण, मतलब आकाश का रंग हमें नीला दिखता है, क्यों दिखता है, तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक। इसका आंसर तो हमें सभी को पता है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, इंसान को निकट की वस्तु देखने में असुविधा हो तो कौन सा दोष होता है, तो दूरदृष्टि दोष।
दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि इंसान को निकट की वस्तु को देखने में दिक्कत हो जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, तारों का टिमटिमाना किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रकाश के अपवर्तन पर। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव की तरह जोड़ा है, लेकिन इसको सब्जेक्टिव की तरह भी पूछ लिया जाता है कभी कभार 3-4 मार्क्स के लिए। 3-4 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है कि तारे हमें क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, है ना। और इसका ये किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रकाश के अपवर्तन पर। चलो क्वेश्चन नंबर 14, नेत्र का समंजन क्षमता कम होने पर क्या होता है? अभी मैंने बताया कि पक्षमाभी पेशियां और फोकस को वो बैलेंस नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, तो क्या हो जाता है? जरा दूरदृष्टिता, यानी इंसान को निकट दृष्टि दोष के साथ साथ दीर्घ दृष्टि दोष भी हो जाता है जरा दूरदृष्टिता में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इंद्रधनुष का बनना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर। इंद्रधनुष का बनना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे प्रिज्म होगा। ठीक है, तो प्रिज्म में से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित होती है? तो वर्ण विक्षेपण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, नेत्र गोलक का लगभग व्यास कितना होता है? तो नेत्र गोलक जो होता है ना, ऐसे करके, ये जो नेत्र गोलक है उसका व्यास यानी डी लगभग कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके माध्यम से बदलती है? यानी अभिनेत्र लेंस देखो, लेंस ऐसा होता है और फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने में यहाँ पे 2 पक्षमाभी पेशियां काम करती है। तो किसके माध्यम से बदलती है? तो पक्षमाभी पेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, मोतियाबिंद के होने का प्रमुख कारण क्या होता है? प्रमुख कारण होता है लेंस में पतली झिल्ली का जम जाना। चलो इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 और 11 को समझा। अब चैप्टर नंबर 12 जो विद्युत है और जो फिजिक्स का चैप्टर है आप लोगों का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसके ऊपर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना। ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों का शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलना। और जल्द मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, इसी वीडियो के और एक सीरीज़ में, जहां हम लोग बात करेंगे आप लोगों का चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14 जो है वो आप लोगों का फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से संबंधित है, तो उसके ऊपर भी बातचीत हम लोग जल्द ही करेंगे। तो अगर ये अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलना और हमारे साथ यूं ही बने रहना। तो आज के लिए अलविदा।